हेलो दोस्तों का स्वागत है पीस रिसर्च क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। क्लास 10th का चैप्टर है चैप्टर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। तो पहले इन शब्दों का मतलब समझते हैं कि इन शब्दों का मतलब आखिर होता क्या है, क्योंकि कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उन चैप्टर के शब्दों का मतलब समझना जरूरी होता है कि आखिर उन शब्दों का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। तो दो चर, तो चर बताए हैं हम आप लोगों को, और अचर भी बताए हैं। चर और अचर क्या होता है? चर और अचर आप लोग जानते हैं क्या होता है। फिर से भी यहाँ पे हम बता रहे हैं कि चर क्या है। चर को इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं और अचर को कांस्टेंट कहते हैं। अचर को कांस्टेंट कहते हैं, चर को हिंदी में, चर को इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं, अचर को इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, ये मतलब समझ में आ गया आप लोगों को। आखिर चर होता क्या है? चर मीन्स हो गया आप लोगों को एक्स, वाई, ए, बी, सी, पी, क्यू, आर एक्सेट्रा। ये सब क्या है? ये जो भी लेटर है ये चर है। और अचर मीन्स क्या हो जाएगा? अचर मीन्स आप लोग की कोई भी संख्या हो गया, 0, -1, 2, 1/2, 5.3/2, ये सब क्या है? ये अचर हो गया। 100, 200, 2000, 1000, ये सब क्या है? ये अचर है। ये आप लोग को मालूम होना चाहिए कि ये क्या है? अचर है। और चर मीन्स एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, पी, क्यू, आर, ये सब चर है और ये सब अचर है। तो चर और अचर के बारे में आप लोग जान गए कि चर और अचर क्या है। फिर रैखिक। रैखिक मीन्स क्या होता है? रैखिक का मतलब समझते हैं कि रैखिक मीन्स क्या होता है। रैखिक मीन्स होता है कि जिसका घात एक हो, जिसका घात एक हो, जिस समीकरण का घात एक हो, जिस समीकरण का घात एक हो। जैसे यहाँ पे हम लिख दिए x + 2y बराबर 7 लिख दिए। तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है? एक चर, दो चर, और घात कितना है? एक है, घात एक है। ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, x + 3x + 8y - 7 बराबर 0। तो इसका घात कितना है? एक है। और चर कितने हैं? दो हैं। और युग्म मीन्स जोड़ा हो गया। तो ये दो समीकरण हो गया। तो इन दोनों को मिला के क्या कहेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, क्योंकि एक ये समीकरण हो गया और एक ये समीकरण हो गया। तो दो समीकरण हो गया और रैखिक है ही, तो इसलिए हम लोग इसको कह देंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, यानी व्यापक रूप क्या होता है, ये चीज़ समझते हैं कि इसका व्यापक रूप क्या होता है। रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, व्यापक रूप क्या होता है? तो ax + by + c बराबर 0। यदि युग्म में लिखना हो, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप का युग्म लिखना हो, तो a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0। ये युग्म हो गया। दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का व्यापक रूप हो गया। व्यापक रूप ये ऐसे होता है। कुछ यहाँ पे और कंसेप्ट है, इसको देख लेते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण किसी भी समीकरण में उपस्थित दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं, यदि और केवल यदि ये चीज़ें हों। ax + by + c बराबर 0, यही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जिसमें a ≠ = b ≠ 0। a b c क्या है? अचर है, और ये एक्स वाई क्या है? यहाँ पे चर है। यहाँ पे ए बी सी जो दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये यहाँ पे अचर होगा, क्योंकि हम लोग समीकरण बना सकते हैं 3x + 2y + 7 बराबर 0। तो ये ए का मान कितना है? ए का मान 3 है, बी का मान कितना है? 2 है, सी का मान कितना है? 7 है। तो इसलिए हम लोग ए बी सी को यहाँ पे अचर माने, और एक्स वाई क्या है? चर है। ठीक है। ऐसे लेटर हम लोग का क्या होता है? लेटर हम लोग का चर ही होता है, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में ये ऐसे हो रहा है। रैखिक समीकरण के लेखा चित्र के बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं कि x = c हो, तो c अचर हो तो आलेख कैसा होगा? सरल रेखा होगा, y अक्ष के समानांतर। y = c हो और c अचर हो तो आलेख x अक्ष के समानांतर सरल रेखा होगा। x = 0 हो तो आलेख y अक्ष के समानांतर होगा। y = 0 हो तो आलेख x अक्ष के समानांतर होगा। रैखिक समीकरण को हल करने की कितनी विधियां हैं? ये 5 विधि है, जिसमें से ये 3 विधि इम्पोर्टेंट है। कौन कौन? विलोपन, प्रतिस्थापन, ब्रजगुणन, ये 3 विधि इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे आलेखी विधि भी है,
कि कैसे इसका आलेख खींचें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जा रहा है 3.1 प्रश्नावली 3.1 है। इसमें कहा जा रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय यानी दोनों रूपों में हम लोग को निकालना है। बीजगणितीय रूप में भी दर्शा देना है और ग्राफीय रूप में भी दर्शा देना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ माना कि आफ्ताब की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष और उसकी पुत्री का वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष। पुत्री का वर्तमान उम्र कितना है, y वर्ष है। पुत्री का वर्तमान उम्र y वर्ष। अब कहा जा रहा है कि 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब कहता है अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो यहाँ पे हम लोग समीकरण बना सकते हैं। समीकरण क्या हो सकता है, 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पूर्व है तो x - 7 आफ्ताब की उम्र हो गया और उनकी पुत्री का उम्र y - 7 और 7 गुनी आयु का था तो 7 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे यही ना कहा जा रहा है, x वर्ष हो गया वर्तमान और y वर्ष हो गया। 7 वर्ष पूर्व उनकी आयु कितनी हो जाएगी, x - 7 हो जाएगी। अब प्रश्नानुसार कह सकते हैं यहाँ पे, अब प्रश्नानुसार x - 7 यानी 7 वर्ष पूर्व ये आफ्ताब की आयु हो गई और y - 7 ये 7 वर्ष पूर्व ये उसकी पुत्री की आयु होगी। तो पुत्री की आयु क्या है, पुत्री की आयु से 7 गुनी आयु का है यो आफ्ताब है। तो आफ्ताब 7 गुनी आयु का है। यही ना कहा जा रहा है यहाँ पे कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो ऐसे लिख देंगे समीकरण को। अब इस समीकरण को सही से कर सकते हैं, x - 7 बराबर 7y - 49। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x - 7y बराबर -49 और ये 7 है तो उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो x - 7y बराबर -42 हो गया। ये समीकरण 1 हो गया। पुनः प्रश्नानुसार अब एक क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद यानी x + 3 बराबर y + 3 ये 3 गुनी आयु का रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। इस समीकरण को भी सीधा कर देते हैं, x + 3 बराबर 3y + 9 यही ना हो जाएगा। इसके आगे 3 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3y + 9 हो जाएगा। दूसरा समीकरण ये बन जाएगा। तो x - 3y बराबर 9 - 3 तो समीकरण हो जाएगा x - 3y बराबर 6। ये 2 समीकरण हो गया। अब बीजगणितीय रूप लिख सकते हैं समीकरण का। बीजगणितीय रूप तो बीजगणितीय रूप क्या हो जाएगा, ये दोनों समीकरण हो जाएगा। तो पहला समीकरण क्या था, x - 7y बराबर -42, x - 7y बराबर -42 ये हो गया। और दूसरा हो जाएगा तथा x - 3y बराबर 6 ये दूसरा हो गया। तो बीजगणितीय रूप हो गया। अब इसको ग्राफीय रूप में कैसे लिखेंगे, पुनः ग्राफीय रूप तो x - 7y बराबर -42 को ले लेते हैं पहले समीकरण 1 को। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर एक यहाँ पे खाका बना लेते हैं क्योंकि हम लोग को ग्राफ खींचना है। x हो गया और ये y हो गया। इसमें 2 वैल्यू ले लेंगे x का और 2 वैल्यू y का ले लेंगे। तो x बराबर यदि 0 रखते हैं हम इस समीकरण में
तो 0 माइनस 7y बराबर -42 हो जाएगा। तो ये -7y बराबर -42, तो ये दोनों प्लस में हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे y बराबर 7 हो जाएगा। y बराबर 7 हो गया। x का मान 0 रखे तो y का मान 7 आ गया। पुनः x बराबर 7 रखने पर, x का मान यदि 7 रखते हैं, x का मान 7 रखने पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 माइनस 7y बराबर -42। तो इधर 7 प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -42 -7, तो -7y बराबर -49। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y बराबर 7 7 49, y का मान भी 7 आ जाएगा। x का मान 7 और y का मान भी 7 आ जाएगा। अब इसको हम लोग ग्राफ के ऊपर ले लेते हैं। ग्राफ वाला पेज भी हम लोग ले सकते हैं। ये x एक्सिस हो गया, x डैश, ये y एक्सिस हो गया, y डैश, और ये मूल बिंदु हो गया 0। तो हम लोगों को x का मान कितना है, x का मान 0 और y का मान 7, और x का मान 7 और y का मान 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 ले लिए, 0 से लेके 7 तक लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इधर भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गया और ये 7 हो गया, और एक 0 और 7 था, तो 0 और 7 है तो ये तो ऐसे हो जाएगा। तो इसका मान क्या हो गया, 0,7, और 7 और 7 है तो ये दोनों कटान बिंदु मिल जाएंगे यहाँ पे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका 7 और 7, 7,7। ये समीकरण क्या है, ये है x माइनस 3y बराबर 6, और ये समीकरण है x माइनस 7y बराबर -42। इसको आप लोग ऐसे बना सकते हैं, ये ग्राफ के रूप में हल हो गया। तो शुरू से इसको एक बार देख लेते हैं फिर से। ये पहले मान लेंगे इन सब की आयु, वर्तमान आयु मान लेंगे, उसके बाद से 7 वर्ष बाद उनकी आयु क्या हो जाती है, 7 गुनी हो जाती है। यहाँ पे 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष पहले पूछा जा रहा है इसलिए यहाँ पे घटा दिए हैं दोनों में से, यहाँ जो माने हैं x इसमें से घटा दिए हैं, 7 घटा दिए, फिर 7 गुनी हो जा रही है इसलिए 7 से यहाँ मल्टीप्लाई होगी। ये पहला समीकरण हो गया। पुनः प्रश्नानुसार क्या हो रहा है, उनकी आयु 3 वर्ष बाद, तब 3 जोड़ दिए, इसमें दोनों में 3 जोड़ दिया गया, 3 गुनी होगी इसलिए 3 से यहाँ पे गुणा कर दिए हैं। फिर उसके बाद ये समीकरण आ गया, ये समीकरण आ गया x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9, तो ये दूसरा समीकरण आ गया, और इधर ये पहला समीकरण था, ये पहला समीकरण था और ये दूसरा समीकरण आ गया। फिर बीजगणितीय रूप में हम लोग ऐसे लिख दे तो एक आंसर ये हो गया और दूसरा आंसर ये हो गया हम लोग का ग्राफ। ठीक है, आप लोग समझ गए ग्राफ कैसे निकाले थे। यहाँ पे हम लोग को मान रख लेना है अपने मन से, x बराबर 0 रख दिए तो y का मान 7 आ गया, x का मान 7 रख दिए तो y का मान भी 7 आ गया। यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हमने ग्राफ छोटा रखने के लिए क्या किया है, x का मान 0 रख दिया और y का मान 7 रख दिया, इसलिए क्योंकि मान जो है कि सुटेबल आए, फ्रैक्शन में ना आए, भिन्न में ना आए, दशमलव में ना आए, माइनस में ना आए, इसलिए हमने क्या कर दिया, ऐसा मान रखा है जो कि माइनस में ना आए और भिन्न में ना आए, दशमलव में ना आए,
इसलिए हमने ऐसा मान रखा है। आप लोग कुछ भी रख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी रख के इसको मान को बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदता है। 39 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदता है। यहाँ लिखेंगे माना कि बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया तथा गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। अब प्रश्नानुसार पहला चीज क्या कहा जा रहा है कि एक कोच 39 रुपए में 3 बल्ले यानी 3x और 6 गेंद यानी 6y, गेंद का मूल्य y रुपया है, बराबर 3x प्लस 6y बराबर 3900। तो ये समीकरण 1 हो गया। पुनः 2 गेंद और 1 बल्ला, 1 बल्ला खरीद रहा है और 2 गेंद खरीद रहा है, कितने में 1300 रुपए में। तो 1 बल्ला खरीद रहा है यानी बल्ला का मूल्य x रुपया और गेंद का मूल्य 2y रुपया बराबर 1300। तो ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, समीकरण 1 और 2 आप लोग समझ गए कि समीकरण 1 और 2 क्या है। एक समीकरण हो गया 3x प्लस 6y बराबर 3900। दूसरा समीकरण हो गया x प्लस 2y बराबर 1300। तो इसका बीजगणितीय रूप क्या हो जाएगा, बीजगणितीय रूप यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए बीजगणितीय रूप x प्लस 6y बराबर 3900, x प्लस 2y बराबर 1300। x प्लस 6y बराबर 3900, 3x प्लस 6y है और x प्लस 2y, x प्लस 2y बराबर 1300। ये हम लोग का बीजगणितीय रूप में आंसर हो गया। तथा ग्राफीय रूप, इसका ग्राफीय रूप क्या हो जाएगा, x का मान आप लोग कुछ भी रख लीजिए, y का मान निकल जाएगा। यहाँ पे एक सारणी बना लेते हैं x और y। तो x का मान यदि हम लोग x बराबर समीकरण 1 में यहाँ लिख देंगे, समीकरण 1 में x बराबर यदि 100 रखे तो यहाँ पे 3 गुना 100 प्लस 6y बराबर 3900। तो ये 300 हो गया प्लस 6y बराबर 3900। तो ये 6y हो जाएगा और ये 3600 हो जाएगा, क्योंकि 300 जाके उधर माइनस हो जाएगा, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 600 हो जाएगा। ये y बराबर 600 हो गया। ठीक है, उसी तरह से फिर से समीकरण 1 में ही एक और मान निकालते हैं। x बराबर 500 रख दिए, x बराबर 500 रखने पे तो यहाँ 3 गुना 500 प्लस 6y बराबर 3900। ये हो गया 1500 प्लस 6y बराबर 3900। आगे ये 6y का 6y रह जाएगा, इधर 1500 माइनस जब होगा 3900 माइनस 1500, 6y बराबर
15 से जब माइनस हो जाएगा 0 0, 9 में से 5 गया 4 और ये 2 हो जाएगा। तो y बराबर 6 चौका 24 यानी 400 हो जाएगा। तो ये समीकरण 1 का हो गया। ठीक है, उसी तरह से समीकरण 2 का भी ले लेंगे। समीकरण 2 हम लोगों का क्या है यहाँ पे, x प्लस 2y बराबर 1300, x प्लस 2y बराबर 1300 है समीकरण 2। तो x बराबर यदि 100 रखते हैं, 100 रखने पर समीकरण 2 में इसका भी एक सारणी बना लेते हैं। इस सारणी में क्या माना है, 500 रखने पे 400 आ रहा है, यानी 500 यदि रखा गया है तो 400 आया है। ये पहला सारणी हो गया। दूसरा सारणी यदि 100 रखते हैं यहाँ पे तो y बराबर 2y बराबर 1200, तो y बराबर 600, यानी x का मान 100 रखे तो y का मान 600। पुनः x का मान 500 रख दिए, 500 रखने पर तो यहाँ 500 प्लस 2y बराबर 1300, यानी 2y बराबर 800, 8 5 13, ये 500 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो y बराबर 400, यानी ये 500 रखे तो ये 400 आ गया। तब देख लेते हैं पहला क्या है, 100 600 और 500 400, 100 600 500 400 दोनों का वही मान आ गया। अब एक पेज ले लेते हैं ग्राफ के लिए। ये मूल बिंदु हो गया, ये 100 से स्टार्टिंग करते हैं दोनों में। 100 से स्टार्टिंग करने के बाद 600 तक जाना है, 100 200, ये 300, ये 400 और ये 500 और ये 600, यहाँ पे 600 आ जा रहा है। ठीक है, तो 100 मान रखे हैं x का, तो y का मान कितना है, y का मान 600 आया है। तो ये एक चीज़ ये हो गया। फिर दूसरी लाइन भी वही है, x का मान 100 रखे हैं तो y का मान 600 आया है। फिर दूसरा है, यदि y का मान 500, x का मान 500 रखे हैं, यानी 200 300 400 और 500 रखे हैं तो x का मान 600 आया है, तो इसको मिला दिए। ठीक है, ये AB हो गया और ये CD हो गया। तो ये ग्राफ खींच गया, बस ऐसे ही लिख देना है। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट नंबर 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 केजी और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति में बीजगणितीय और बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप लिखना है। बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप को बता देना है। तो यहाँ मान लेंगे, माना कि सेब का सेब का मूल्य बराबर, यानी 1 केजी सेब का मूल्य, यहाँ पे 1 केजी सेब का मूल्य कितना है, x रुपया है, तथा अंगूर का मूल्य y रुपया है।
अब प्रश्नानुसार, अब यहाँ समीकरण बना लेंगे जो चीज़ प्रश्न में कहा जा रहा है उसके अनुसार। नॉर्मल क्वेश्चन है, पहले एक्स वाई मान लेना है, उसके बाद जो क्वेश्चन में कहेगा उसके अनुसार समीकरण बना लेना है, उसके बाद सॉल्व करते जाना है और क्या करना है, एक मान रख देना है, फिर ग्राफ खींच देना है। नॉर्मल सा चीज़ है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है इसमें। तो समीकरण क्या बन जाएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 kg सेब यानी 2x और 1 kg अंगूर यानी y बराबर 160 रुपया, तथा 1 महीने बाद क्या कहा जा रहा है, 4 kg सेब यानी 4x प्लस 2y 2 kg अंगूर कितना 300 रुपया। तो ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। इसलिए बीजगणितीय रूप दो एक्स प्लस वाई बराबर 160, 2x प्लस वाई बराबर 160 एक हो गया। दूसरा हो गया 4x प्लस 2y बराबर 300, 4x प्लस 2y बराबर 300, ये बीजगणितीय रूप हो गया। तथा ग्राफीय रूप, ग्राफीय रूप तो यहाँ पे खाका बना लेंगे, सारणी बना लेंगे, x और y का 2 ठो मान निकाल लेंगे। x का मान 50 रखेंगे समीकरण 1 के लिए, x बराबर 50 रखने पर तो 2 गुना 50 हो जाएगा प्लस y बराबर 160, तो ये 100 प्लस y बराबर 160, तो y बराबर 60 हो जाएगा। यानी x का मान 50 रखने पे y का मान 60 आ गया। फिर और मान ले लेंगे, x का मान हम लोग रख लेते हैं 0, x का मान 0 रख लेते हैं, रखने पर समीकरण 1 के लिए ही, तो समीकरण 1 के लिए x का मान 0 रखते हैं तो 2 गुना 0 प्लस वाई बराबर 160, 2 गुना 0 प्लस वाई बराबर 160 यानी y बराबर 160। x का मान 0 रखे तो y का मान 160 आ गया। सारणी में भर देंगे, x का मान 0 रखे तो y का मान 160 आ गया। फिर दूसरा समीकरण लेते हैं, समीकरण 2, चार एक्स प्लस 2y बराबर 300, 4x प्लस 2y बराबर 300, तो x बराबर 0 रखने पर इसका भी सारणी बना लेते हैं, x और y। x का मान 0 रखने पर 4 गुना 0 प्लस 2y बराबर 300, तो 2y बराबर 300, y बराबर 150, 150। फिर और एक तो मान रख लेते हैं, x बराबर 0 रखे थे तो यहाँ पे आ गया हम लोग का 150 आ गया। x बराबर 25 रखते हैं, x बराबर 25 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 गुना 25 प्लस 2y बराबर
300 समीकरण 2 के लिए है। तो ये 100 प्लस 2y बराबर 300, तो 2y बराबर 200, क्योंकि 100 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो y बराबर 100 हो जाएगा। यानी इसका मान 25 रखने पर इसका मान 100 आ गया। तो ग्राफ के लिए हम लोग को यही मान देखना है केवल, ठीक है। ये 50 100 है, 0 160 है, 0 150 है, 25 100 है। इसको ग्राफ पे दर्शा देना है। तो आपको ये दर्शाना है कि आप ग्राफ पे इसको कैसे दर्शाएंगे, ठीक है। ग्राफ पे आप इसको दर्शा लीजिएगा। तो तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने बता दिया, आप लोग इसे ग्राफ पे दर्शा सकते हैं। ऐसे आप ग्राफ ले लीजिएगा, x और y हो जाएगा, y डैश है और ये x हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग को मान लेना है 25 पॉइंट ले लेना है। 0 25 है, कितना है, यही है ना, 0 25 25 100 है और 0 150 है। यहाँ पे एक है 50 60 है और 0 160 है। तो इस ग्राफ पे आप लोग को दर्शा के इसको आपको बताना है, ठीक है। कैसे इसको करेंगे, यदि नहीं आएगा तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है इसमें करना क्या है, करना यही है कि x और y दो पार्ट मान लेना है आपको, दो चर मान लेना है। ये दोनों चर हो गए, x और y मान लेना है। पहले चर को मान लेंगे, जो भी चीज़ें दिया हो, दो वस्तु दिया रहेगा, दोनों वस्तु को मान लेना है। x और y मान लेंगे, रुपया में मान लेंगे, वस्तु रूप में मान लेंगे, या कोई संख्या के रूप में मान लेंगे। ये कोई संख्या दिया होगा उसको x मान लेंगे, y मान लेंगे। बच्चों की संख्या दिया होगा, महिलाओं की संख्या दिया होगा तो ऐसे मान लेंगे, या किसी चीज़ का मूल्य दिया होगा तो ऐसे मान लेंगे। तो x और y मान लेना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन में दिया होगा जो चीज़, उस क्वेश्चन के दिए हुए चीज़ को इसमें अप्लाई करेंगे तो एक समीकरण बन जाएगा। फिर दूसरे चीज़ के दिए हुए को अप्लाई करेंगे तो दूसरा समीकरण बन जाएगा। फिर ये दोनों समीकरण बन गया तो इस दोनों समीकरणों को लिख देंगे तो ये बीजगणितीय रूप हो गया। फिर इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे और जो मान आएगा x और y का जो मान आएगा, x और y का जो मान आएगा, दो ठो मान निकाल लेंगे, इसको हम लोग ग्राफ पे रख देंगे तो ग्राफीय रूप हो गया। नॉर्मल सा चीज़ें हैं, पहले x y मान लेना है, फिर जो वस्तु दिया है उसके बारे में उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, उसके सहायता से हम लोग समीकरण लिख लेंगे। समीकरण लिख लेंगे तो वो क्या बोलते हैं, बीजगणितीय रूप हो गया। और यदि उसको सॉल्व करके x और y का दो ठो मान निकाल लेते हैं, उसको ग्राफ पे दर्शा देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का आलेखीय रूप हो जाएगा या ग्राफीय रूप हो जाएगा। तो ये नॉर्मल सा दो चीज़ें इसमें करना है इस चैप्टर में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ भी नहीं समझ में आया होगा आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। जहाँ भी डाउट हो आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसको अलग तरीके से बताएंगे। यदि जहाँ भी पॉइंट समझ में नहीं आया होगा, और यदि समझ में आ गया होगा तो और क्वेश्चन बनाइए इस टाइप का, और उसमें जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको आप पूछिए, उसका एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा। डाउट वीडियो रहेगा, हर एक चैप्टर का डाउट वीडियो बना दिया जाएगा। जो क्वेश्चन पे डाउट होगा उस क्वेश्चन को आप लोग क्वेश्चन भेजिएगा, उसका एक अलग सा वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन कीजिए, कंसेप्ट को समझिए। कंसेप्ट इज द पावर होता है, कंसेप्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। जय हिंद।